हमारी कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप देखोगे तो हमने सारा टॉपिक खत्म कर दिया। लगभग हमारा आज का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज नियोलिथिक। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि इस सीरीज को कैसे कंटिन्यू करें, तो प्लीज आप उस पार्ट को जरूर देखना और वीडियो में कॉमेंट करना कि इस सीरीज को कैसे कंटिन्यू करना है, एंशिएंट हिस्ट्री या जीएसजीके की सीरीज को कंप्लीट कैसे करना है। सबसे पहले जो लोग भी सीरियस है अपना अटेंडेंस मार्क कर दे कॉमेंट में इस फॉर्मेट में। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि नियोलिथिक एज मतलब नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड क्या है, 6000 बीसी से लेकर 2500 बीसी या फिर 1000 बीसी तक। तो ये टाइमलाइन एकदम फिक्स, एकदम रिजिड नहीं है। स्टोन एज में जो टाइम फ्रेम यूज होता है, टाइम स्केल यूज किया जाता है, वो अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। मैंने बार बार बोल रखा है। यह हो सकता है मैंने यहाँ 6000 बताया, कहीं पे 7000 भी मिलेगा। और एक बच्ची ने डाउट पूछा था कमेंट में कि उसका पीवाईक्यू में, आई थिंक 2022 के पीवाईक्यू में टाइमलाइन से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था जिसमें उसको डाउट था। तो इस वीडियो को मैं कल वाले लेक्चर में लूंगा, इस कमेंट को और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इस लेक्चर को पूरा स्टोन एज को एटलीस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ये टाइमलाइन जो है सिर्फ और सिर्फ स्टोन एज के लिए बता रहा हूँ, आगे जितना भी आएगा वो सब एकदम एक्यूरेट है। स्टोन एज के लिए कहीं भी बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे जगह सोर्सेज पे अलग अलग मिलता है, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है 1000-2000 साल आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग डिस्कवरी अलग अलग सोर्सेज में हमें अलग अलग टाइमलाइन मिलता है। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, इसको बस ध्यान दे लो कि हाँ इसके आसपास का बात चल रहा है। नियोलिथिक एज मतलब नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को वी गार्डन चाइल्ड ने क्या बोला है, नियोलिथिक रिवोल्यूशन, नवपाषाण काल क्रांति। सबसे पहले देखते हैं कि रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसको आप देखो और भूल जाओ, समझने के लिए है, बस रटना उटना नहीं है। Something which was unexpected and it had caused huge changes in the future। तो रिवोल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज है जिस अनएक्सपेक्टेड, महत्वपूर्ण और तीव्र परिवर्तन, फास्ट चेंज, सडन चेंज हो, जो भविष्य में समाज की दिशा को बदल दे। ऐसा चीज जो समाज में बहुत बड़े परिवर्तन लाए बहुत कम टाइम में, जैसे अपन 0 से 1 जाना, इसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। पूरा सडन चेंज हो, बड़े लेवल पे चेंज हो, पूरे समाज के ऊपर इसका इम्पैक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। तो अब देखते हैं कि वी गार्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रिवोल्यूशन या नवपाषाण क्रांति क्यों बोला। क्योंकि इस काल में मानव के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन हुए। ये सब भाई, ये सब थियोरेटिकल है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। नियोलिथिक को नियोलिथिक रिवोल्यूशन इसलिए बोला क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम था इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कवरी, बहुत सारा चीज़ अपडेट हुआ ह्यूमन लाइफ में। जैसे आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो हमारे लिए जो रिवोल्यूशन वो क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देखोगे कि बहुत तेज़ ये अडॉप्ट कर रहा है, लर्निंग कर रहा है और बहुत तेज़ इसका कर्व ऊपर जा रहा है। वैसे ही नियोलिथिक एज में लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, इसको इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ को पूरा चेंज करके रख दिया। ये आप थियोरेटिकल पढ़ सकते हो, समझ के भूल जाओ, याद करने का जरूरत नहीं है। जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में अभी समझाया उसको बस आप दिमाग में रखे रहो। एग्जाम में पूछ सकता है कि नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रिवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति किसके द्वारा बोला गया था, या फिर इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि वी गार्डन चाइल्ड जो उन्होंने नियोलिथिक एज को क्या बोला था। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते, इस वजह से ये नाम आपको बस याद होना चाहिए। और इन्होंने क्या बोला था, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। तो अब देखते हैं कि इसका रिवोल्यूशन के पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहला क्या हुआ इस पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ व्हील। जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था उस टाइम के पीरियड में। बहुत सारी चीजें आसान हो गई, ट्रेवलिंग आसान हो गई, बहुत सारा काम आसान हो गया। तो इसकी वजह से बहुत सारा चीज अपडेट हुआ। तो पहला चीज क्या था, डिस्कवरी ऑफ व्हील। पहिए का आविष्कार हमें किस में मिलता है, नियोलिथिक एज में। दूसरा क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक। पैलियोलिथिक में हमें क्या मिला था, हंटिंग एंड गैदरिंग। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल और मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल। इन दोनों टाइम पीरियड में हमें क्या मिलता था, हंटिंग एंड गैदरिंग। ये क्या था, मेजर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी क्या था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार करना और फिर खाना को संभाल के रखना। लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल जो था उसमें क्या था, अभी एग्रीकल्चर को बच्चा पैदा हुआ था। एग्रीकल्चर क्या था, अभी थोड़ा बहुत फल फूल रहा था। हमें राइस हस्क का भी एविडेंस मिलता है, पॉटरी का एविडेंस मिलता है, बहुत लार्ज स्केल पे ये सब नहीं मिलता है। इसकी वजह से हमें क्या पता चला, मीजोलिथिक में हमें एग्रीकल्चर का थोड़ा थोड़ा एविडेंस मिलता है। समझो कि एग्रीकल्चर अभी जस्ट पैदा ही हुआ है। लेकिन नियोलिथिक में क्या हुआ, एग्रीकल्चर क्या होगा, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। सब कोई किस पे डिपेंड होने लगा, एग्रीकल्चर पे, कृषि अर्थव्यवस्था। अब देखो हंटिंग और गैदरिंग अगर जहां भी है, जहां भी लोग शिकार को मार रहे हैं और खा रहे हैं, तो एक टाइम के बाद उस एरिया में जानवर खत्म हो जाएंगे। तो जानवर खत्म हो गए तो खाने का प्रबंध खत्म हो गया। तो लोग क्या करेंगे, इस एरिया को छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, दूसरे एरिया में। फिर दूसरे एरिया के जानवर को वहाँ मारने लगे, कुछ साल वहाँ रहे, वहाँ का जानवर भी खत्म हो गया, फिर घूम के कहीं और जाएंगे। हंटिंग और फूड गैदरिंग में क्या होता था, लोग इधर से उधर जाते रहते थे, यूपी, बिहार, बंगाल। लेकिन जब लोग खेती बाड़ी करने लगे, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, एक पीस ऑफ लैंड पे ही उन्हें सब कुछ करना था। तो लाइफ क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, लोग एक जगह रुकने लगे।
धीरे धीरे 2 का परिवार 4 बना, 4 का 8 बना, धीरे धीरे लोग परिवार बने। तो यहीं से हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आता है सेटल्ड हैबिटेशन। सेटल्ड हैबिटेशन मतलब अब लोग इधर से उधर भाग नहीं रहे, एक जगह रुक गए, सब कोई एक ही जगह रहने लगे। खेती को करने के लिए जो जो फैमिली इन्वॉल्व रहता था एक लैंड को चलाने के लिए, उसमें अब जितने भी लोग रहते थे सब कोई आजू बाजू अपना घर बना के रहने लगा था नदी के किनारे। क्या होगा कि अस्थायी निवास, अस्थायी बस्तियों का विकास, आप देखोगे कि विलेज का डेवलपमेंट होने लगा, सेटल्ड हैबिटेशन होने लगा। और यहाँ पे सब कुछ क्या था, स्टैटिक था। स्टैटिक मतलब स्टॉप या फिर रुका हुआ या फिर मोबाइल नहीं है, एक ही जगह पे काफ़ी साल तक लोग अब रहने लगे, एक साथ रहने लगे। तो धीरे धीरे 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, तो धीरे धीरे एरिया बढ़ने लगा, धीरे धीरे क्या बना, गाँव बन गया। तो ऐसे ही हमारे गांव का विकास हुआ। फिर यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। जितने भी जंगली जानवर थे उनको क्या पालने लगे लोग, क्यों, घर का काम कराने के लिए। खेती कर रहे हैं तो खेती को करने के लिए कौन सा चाहिए, ऑक्स, बुल, काऊ, डॉग, ये सब में हेल्प होने लगा। जितने भी एनिमल्स थे उसका हेल्प करके लोग खेती करने लगे, घर का सारा दिनचर्या करने लगे। गाय हो गया, कुत्ता हो गया, इनको भी डोमेस्टिकेशन करने लगे। पशुओं का पालतूकरण या फिर पशुपालन, ये सब स्टार्ट हो गया था नियोलिथिक एज में। पांचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, यूज ऑफ कॉपर। कॉपर मतलब तांबा, तांबे का प्रयोग। तांबे से क्या क्या बनता था, टूल्स, पॉटरी, बहुत सारा औजार बनता था, बहुत सारा बर्तन बनता था। और कॉपर जो है, तांबा जो है, वो पहला मेटल है। मेटल 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 मतलब धातु, जो पूरे विश्व भर में मानव ने सबसे पहले यूज किया था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पूरे दुनिया में ह्यूमंस ने यूज किया कौन सा मेटल था, वो कॉपर। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, तो ये बात आप ध्यान रख लो। और ये सारा अपडेट किस टाइम फ्रेम में हो रहा है, नियोलिथिक पीरियड में। फिर ये सब जनरल बातें, यूज ऑफ बोन टूल्स, अस्थि औजारों का प्रयोग, हड्डियों को यूज करके लोग औजार बनाते थे, जैसे नाइफ, नीडल हो गया। किनशिप है, रिश्तेदारी व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था। अब ऑब्वियस सी बात है, खेत यहाँ पे बन गया है तो यहीं पे लोग रहने लगेंगे, तो यहाँ पे धीरे धीरे फैमिली बड़ा होने लगेगा, तो आपस में ही लोग शादी विवाह करेंगे, फिर अगला जनरेशन स्टार्ट करेंगे। और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, खेती से, क्योंकि खेती में हमें सबको एक साथ ही रहना पड़ता है। तो यहाँ से रिश्तेदारी निकला, नातेदारी निकला, ये व्यवस्था निकला। हमें किस चीज का एविडेंस मिला है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का एविडेंस मिलता है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मतलब बहुफसली प्रणाली, या फिर कृषि का हमें क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है किसमें, नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल। इसमें क्या होता है कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे, सेम लैंड है, इस पे एक ही टाइम फ्रेम में, सेम मान लो सेम ईयर में, लेट से 1 साल में एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स उगाए जाते थे। मतलब 4-6 महीने में लेट से कोई एक रागी उगा दिया, फिर अगले 4-6 महीने में ज्वार उगा दिया, अगले 4-6 महीने में राइस उगा दिया। तो ऐसे रोटेट कर करके हमें एविडेंस मिलता है कि एक ही पीस ऑफ लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग हो रहा था। एक ही साल में एक ही पीस ऑफ लैंड पे कौन कौन से वो लोग प्लांट्स उगाते थे, रागी, ज्वार, राइस, कॉटन। ये एग्जैक्टली याद नहीं करना है, बस ऐसा स्टोरी सुनो और भूल जाओ। एक बात बच्चों आप दिमाग में डालो, ये सब एकदम आपको लाइन बाय लाइन फैक्ट याद नहीं करना है। हमारा एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन तो सामने दिया हुआ ही है, लेकिन हमारे पास आंसर भी दिया हुआ है। इन चारों में से ही कोई एक आंसर करेक्ट होगा, तो आंसर हमारे सामने ही है, बस इस आंसर को निकालने आपको आना चाहिए। और मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते रहो, मस्त मजा करते रहो, आपको लाइफ में बहुत अच्छा मजा आएगा। और सारे क्वेश्चंस भी आपके होंगे, टेंशन मत लीजिए। और फ्लैश कार्ड टेक्निक्स तो मैं इस वीक शायद इस पे वीडियो लाऊंगा डिटेल में। फिर 9th क्या है, क्यों उसको रिवॉल्यूशन बोला गया नियोलिथिक को, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली का भी एविडेंस मिलता है। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे लोग रुक रहे हैं, तो आपस में ही लोग रुकेंगे, गांव बनेगा, बस्ती, कस्बा, रिलेशनशिप, सब कुछ एक ही जगह होने लगा था। स्टैटिक हो गया था लाइफ, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बाद लाइफ क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक हो गया था, लोग एक ही जगह रुक के रहने लगे। फिर हमें क्या मिलता है, पॉलिश्ड स्टोन टूल। पॉलिश्ड स्टोन टूल मतलब धारदार पत्थर के औजार, और शार्प नाइफ मिला, निडल मिला, ब्लेड मिला, ये सब हमें धीरे धीरे मिलने लगा। इन सब का एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, नियोलिथिक पीरियड में। अगर आपने देखा होगा तो मैंने 10 डेवलपमेंट आपको दिखाया, इसी वजह से वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसको क्या बोला है, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, नवपाषाण क्रांति। अब इसमें से बहुत सारा पॉइंट्स आपको याद भी रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखते हैं हम लोग साइट्स, नियोलिथिक का साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ है। वैसे तो बहुत सारा है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उसको आपको याद रखना है हमेशा के लिए। यहीं से मैक्सिमम 90% ऑफ द क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये तीनों तो मैंने आपको बताया था पहले ही, ये तीनों तो आपको याद ही होगा, अब तक याद होगा। ये तीनों किस में भी है, मीजोलिथिक में भी है। ऐसा क्यों है कि ये तीनों को हम लोग मीजोलिथिक में भी काउंट कर रहे हैं और नियोलिथिक में भी काउंट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था, मीजोलिथिक क्या है, मीजोलिथिक क्या है, नियोलिथिक और फिर पैलियोलिथिक। मध्य पाषाण काल जो है वो पूरा पाषाण काल और वो नव पाषाण काल के बीच का क्या है, ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज मतलब जो भी साइट्स, जो भी टूल्स, जो भी एविडेंस हमें यहाँ पे मिलेंगे, हमें नियोलिथिक या फिर नव पाषाण काल में मिलेंगे, उसका एविडेंस हाइयर चांसेस है कि हमें कहाँ मिलेंगे, मध्य पाषाण काल में भी। और फिर पूरा पाषाण का भी हमें कहाँ मिलेगा एविडेंस, जो भी टूल्स हो गया, जैसे यहाँ पे था लोग पत्थर का जो मोटा मोटा बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा हथियार यूज करते थे, चॉपर, चॉपिंग, क्लेवर, हैंड एक्स,
ये सब यूज़ करते थे। तो इसका एविडेंस भी हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे तो मिलेगा ही, पैलियोलिथिक में तो मिलेगा ही, लेकिन हमें और कहाँ मिल सकता है? मीजोलिथिक। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्या है, ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज मतलब इसमें जो एविडेंस है पीछे वाले का भी थोड़ा बहुत मिलेगा। याद है ना आपको मैंने एग्जांपल दिया था आइस और वाटर का, इसमें आइस भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये तीनों साइड जो है वो क्या है, मीजोलिथिक भी है और नियोलिथिक भी है। कुछ एविडेंस हमें इसी साइड पे नियोलिथिक के मिलेंगे, कुछ एविडेंस हमें इसी साइड पे मीजोलिथिक के मिलेंगे। तो ये तीनों तो बहुत कॉमन है, अब तक आपको याद हो गया होगा, चौपानी मांडो, कोल्दी हवा, सराई नहर रहा है। और ये तीनों सच में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा। तो ये सारा है, एक एक करके आपको याद करना है, मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। ये तीनों तो आपको पता ही होगा। फिर हमें क्या याद रखना है? चिरांड। ये कहाँ पे? बिहार में। आप देखोगे आसाम और मेघालय में क्या मिलेगा? गारो खासी हिल्स। तो यहाँ पे भी हमें एविडेंस मिला है नियोलिथिक साइट्स का। आंध्र प्रदेश में आप देखोगे तो आपको मिलेगा नागार्जुन कोंडा। की हल आपको मिलेगा कर्नाटका में। पाकिस्तान में मिलेगा मेहरगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा बुर्ज होम और गुफकराल। मैंने आपको बताया था अगर इसको याद करना है तो इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। रैंडम नंबरिंग इन सबको कर दो, अपने दोस्त, अपने छोटे भाई, बड़े भाई, मम्मा पापा, किसी से भी ये चीज़ करवा लो, रैंडम नंबरिंग कर लो और फिर बिना देखे हुए इसको आप लिखो। तब आप देखोगे कि आपको लोकेशन भी याद हो गया, नाम भी याद हो गया 3 4 5 8 10 बार में, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और बैठ के इसको मैप को रटते रहोगे तो कभी याद नहीं होगा। फिर एक जो कश्मीरी न्यूलिथिक साइट्स है, कश्मीरी नवपाषाण काल के जो हमें साइट्स मिले हैं, जहाँ पे टूल्स मिला, पॉटरी मिला, बहुत सारा चीज़, जो भी चीज़ हमें मिला है वो एक मॉडल साइट है। मॉडल साइट मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट कंडीशन में हमें मिला है, फाइनेस्ट या फिर बेस्ट कंडीशन में वो साइट्स मिला है, ज़्यादा वहाँ पे डैमेज नहीं है। मतलब अभी तक का जितना मिला उसमें सबसे बेस्ट यही है। तो वहाँ पे क्या होता था, बुर्ज होम देखोगे आप कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अभी दिखाया मैंने, बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता था पिट ड्वेलिंग का। पिट ड्वेलिंग मतलब गड्ढा खोद के लोग जमीन के नीचे रहते थे। ऐसे जमीन के नीचे गड्ढा खोद दिया, ऊपर छत डाल दिया, 2/3 पार्ट नीचे होता था। फ्रैक्शन पता होगा तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1/3 पार्ट कहाँ होता था? जमीन के ऊपर होता था। और ऐसे छत लगा दिया, धीरे से यहाँ गेट खुला रहता था 24 घंटा, और यहाँ से दौड़ते हुए आते थे। लेट से ये कोई इंसान है, ये दौड़ते दौड़ते आता था, अंदर घुस जाता था स्लाइड करके एकदम हीरो की तरह। इसको बनाने का रीज़न होता था कि उनको प्रोटेक्शन मिलता था कोल्ड से, और जंगली जानवर जब उनके ऊपर हमला करते थे तो दौड़ के भाग के आते थे और इसमें घुस जाते थे, जानवर घुस नहीं पाता था। और यहाँ पे बुर्जा होम में हमें एविडेंस मिला कि देखो यहाँ पे अगर मास्टर का कब्र है तो यहाँ पे उसके साथ डॉगी को भी दफना दिया जाता था। तो मास्टर मतलब उसका मालिक जो कब्र होता था उसके साथ उसके डॉग को भी दफना दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि लेट से पहले मास्टर मर गया तो डॉगी को बाद में दफनाया जाता था। लेट से पहले डॉगी मर गया तो डॉगी को पहले दफना दिया जाता था, बगल वाला कब्र छोड़ दिया जाता था उसके मास्टर के लिए। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट था रीबर्थ। वहाँ पे लोग मानते थे कि हमारा पुनर्जन्म होता है, हमारा पुनर्जन्म होगा, लाइफ आफ्टर डेथ में वो लोग बिलीव करते थे। नेक्स्ट लाइफ में भी दोनों साथ में रहेंगे। वैसे तो मैं आज ही स्टोन एज को पूरा डिटेल में कवर करना चाहता था, लेकिन चलो एक लेक्चर और देते हैं, उसमें मैं ऑल इंटरलिंकेजेस आप लोग को सिखाऊंगा। मोस्टली ये स्टार्टिंग है इसलिए सारा पीवाईक्यू एक बार मैं करा दूंगा और सिखाऊंगा कि पीवाईक्यू को टैकल कैसे करते हैं, कैसे सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, और भी जो छोटा मोटा डेटा फैक्ट फिगर बचा होगा सेपरेट इंपॉर्टेंट वो भी लेके आऊँगा अच्छे से। और फिर आपको सारा पीवाईक्यू मास्टरी करा दूंगा। और एक कमेंट में एक बच्ची ने डाउट पूछा था, उसको डाउट था पीवाईक्यू को लेके 2022 का, उसको भी मैं कल लेके आऊँगा, टेंशन नहीं लेना आप। और जिस किसी को भी लेक्चर को देखने के बाद जेन्युइन डाउट रहता है, आप वो डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो अगर आपका जेन्युइन डाउट रहेगा तो मैं वीडियोस में उस डाउट को इंक्लूड कर लूँगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। ये तो था सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट। और बहुत लोग का डाउट अलग से आ रहा है, जल्दी सिलेबस करवाओ, जल्दी क्लासेस करवाओ, नहीं तो सिलेबस टाइम नहीं हो पाएगा, क्लासेस डेली करवाओ एंड ऑल। तो वैसे तो मैं आप लोग को बोल के रखा हूँ कि 2027 के लिए ये बैच 80 to 90% का कवरेज रखता है, लेकिन 2028 वालों के लिए ये 100% कवरेज रखता है। और 2027 में बस मैथ्स और फिर जीएस ही टारगेट कर रहे हैं, और 2028 वालों के लिए ऑल सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोग बार बार बोल रहे हो, मैथ्स वाले बच्चे बेचारे बोल रहे हैं हमें डेली मैथ्स चाहिए, जीएस वाले बोल रहे हैं हमें डेली जीएस चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो मैं अभी चला रहा हूँ, क्या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जीएस हफ्ते में 3 दिन, क्या इसको मैं डेली चलाऊँ मंडे टू फ्राइडे? सैटरडे संडे नहीं आएगा लेकिन मंडे टू फ्राइडे आएगा। तो क्या इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूं और 5 वीडियोस डालूं? और मैथ्स का भी फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, मैंने टेलीग्राम पे पोल कराया था। तो लगभग समझ लो 50% मैथ्स के हैं, 50% जीएस के हैं। तो मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग अच्छे से पढ़ें, सबका काम हो जाए। तो मैथ्स का भी यही कॉन्सेप्ट रखेंगे। हालांकि ये जीएस का जीके का वीडियो इस वजह से स्पेशली जीएस जीके वाले कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।